न्यूज़ क्वेश्चन ऑफ 5th ऑफ जून। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है कोई भी रिलेटेड टू यूपीएससी नहीं है, सिंपल एक न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने बोला नो कट चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड कीप अकोमोडेटिव स्ट्रेंथ। जो रखेंगे तो आरबीआई ने कोई जो उनके रेपो रेट होते हैं जो भी रेटेड होते हैं तो कुछ भी अनचेंज किया, सेम सिमिलर चल रहा है। तो हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और ये एकोमोडेटिव और ये डॉकिश और हॉकिश जो स्ट्रेंथ होते हैं ये क्या होती है पॉलिसी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने बेसिक नोट से। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना, क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कि मॉनेटरी कमेटी उसको डिसाइडेड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज सिंपल थिंग इज दैट कि चेंजिंग इन द रेपो रेट और कंट्रोल द चेंजिंग रेपो रेट एंड अदर बैंक रेट एंड अदर थिंग, कंट्रोल द मतलब इन्फ्लेशन इन फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। रीड अबाउट व्हाट इज मॉनेटरी कमेटी। ठीक है ना, तो इसमें यूजुअली क्या है, जो एमपीसी है मीट करती है 6 टाइम मीट करती है एक साल में, यानी कि 2 महीने में एक बार मीट करती है यूजुअली, ऐसा बताया गया। बट पेंडेमिक टाइम में अर्जेंट नीड थी तो ये कई बार इसको मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई बार मीट करना पड़ा। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि आरबीआई हैज़ ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई के मेंबर भी होते हैं और इसमें कुछ गवर्नमेंट के मेंबर भी होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सब चीज़ को चेंज करना, इन सब चीज़ के जो उनके रेशियोज को चेंज करना, उसको ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूट होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो किया गया था अमेंडमेंट 1934 में। तो इसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में आती है। ठीक है ना, उसके अंडर में ही आती है। फंक्शन क्या होता है इसके एमपीसीआई का, क्या रिस्पॉन्सिबल होती है डिसाइड करने की, यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। अब कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्री के लिए कंपोजिशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 6 मेंबर इस कमेटी के अंदर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट विल मतलब कि नॉमिनेटेड 3, गवर्नमेंट 3 नॉमिनेटेड करती है और 3 जो आते हैं वो आते हैं आपके आरबीआई से, मतलब कि ठीक है ना। द अदर 3 मेंबर इज कम फ्रॉम द आरबीआई विद द गवर्नर बीइंग, मतलब कि एक्स गवर्नर, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इसका, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई इंचार्ज, ये सारे इसके होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 6 मेंबर होते हैं। 3 किसके होते हैं, 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट के, 3 होते हैं आपके आरबीआई के। अब सिलेक्शन इन द टर्म्स ऑफ नंबर, सिलेक्शन इन द टर्म ऑफ नंबर क्या है कि गवर्नमेंट नॉमिनी टू द एमपीसी विल बी सिलेक्टेड कमेटी। जो 6 मेंबर भी होते हैं ना, जो गवर्नमेंट भेजती है, वो भी एक सिलेक्टिंग कमेटी होती है जो उसको चूज करके भेजती है। सर्च एंड सर्च कम सिलेक्टिंग कमेटी उसको बोलते हैं। अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसमें, विद द आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी होता है उसमें। 3 एक्सपर्ट्स होते हैं द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और द फाइनेंसिंग और मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेस मेंबर। तो ये सारे इसमें 6 मेंबर होते हैं। कौन होता है सर्च कम सिलेक्टिंग कमेटी में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है विद आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमी अफेयर जो सेक्रेटरी होता है वो होता है, और 3 एक्सपर्ट होते हैं। तो यानी कि आप हिसाब लगा लो, लगभग 6 मेंबर इसके अंदर होते हैं। टर्म्स क्या है कि मेंबर ऑफ द एमपीसी विल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। अभी 6 के 6 जो मेंबर बनते हैं 4 साल के लिए बनते हैं, आप ऐसा भी याद रखो। और एक बार बनने के बाद रीअपॉइंटेड नहीं किया जा सकता। तो हमें प्री के पॉइंट्स क्या मिले, 6 मेंबर होंगे, 3 आरबीआई के, 3 आपके गवर्नमेंट के जो आएंगे वो सर्च कम सिलेक्टिंग कमेटी से बनाएगी। उसमें भी 6 मेंबर होंगे सर्च एंड सिलेक्टिंग कमेटी के अंदर भी, जो 2 सेक्रेटरी होंगे, एक आरबीआई गवर्नर होगा, 3 एक्सपर्ट्स होंगे, और सारे मेंबर 4 साल के लिए बनेंगे और रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते इसके। हाउ डिसीजन विल बी मेड, वही जिस मेजोरिटी वोट आ जाएगी, जिसे 4 मेंबर वोट कर देंगे 6 में से, वही बात मानी जाएगी। तो आरबीआई गवर्नर, जो रूल्स है, तो आरबीआई गवर्नर विल चेयर द कमेटी। जो आरबीआई गवर्नर होता है वो चेयर करते हैं कमेटी को। नॉट इंजॉय द मतलब कि वीटो पावर, को उसका वीटो पावर नहीं होती कि अगर उसका अपने आप डिसीजन लेना तो वीटो पावर ले, कोई वीटो पावर नहीं होती। जो मेंबर बैठेंगे, पैनल होगा, जो वोटिंग निकल के आएगा वही होगा। अगर 3/3 वोट हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि कास्टिंग वोट हो जाएगा उसमें। तो कास्टिंग वोट हो जाएगा कि मतलब टाई होने पे वो कास्ट वोट कर सकते हैं। जैसे 3-3 हो गया वोट, 3 उधर वोट हो गया, 3 इधर हो गया, तो फिर आरबीआई गवर्नर का विवेक बनता है वो किस तरफ जाए, किस तरफ वोटिंग करें। आगे, व्हाट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। द टर्म्स ऑफ आरबीआई पॉलिसी क्या होती है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉलिसी मतलब क्या होती है, बनाना, वही जीडीपी को कैसे अचीव करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल में रखना है। वेरिएशन है इन्फ्लेशन का 3 to 6, 3 और 6 के बीच में रहनी चाहिए। और क्योंकि इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है, ये नहीं जीरो हो जाए, महंगाई बिल्कुल जीरो कर दो, नहीं, फिर इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव वे में दिखता है। तो
कुछ इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो 0 to 6 के बीच में रही, यानी 4 के आसपास इन्फ्लेशन रखनी है, ऐसा टारगेट है 2021 से 25 तक का आरबीआई को। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एम्पावर करता है आरबीआई को टू मेक ए मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो आरबीआई को बोलता है टू मेक ए मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी इंटेंट टू अचीव, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, वही सारी चीज़ें कि प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, इक्विटी रहे, सोशल जस्टिस रहे चीज़ों में। देखो, अगर काम अच्छा होगा, ग्रोथ बढ़ रही है, तो सोशल जस्टिस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा चीज़ों में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो और चीज़ों के साथ परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं लिंक करती है हर चीज़ के साथ। तो ग्रोथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल एक्सपर्टीज सम क्रूशियल रूल कनेक्टेड टू द monetary policy of India. While the government of India tried to accelerate the GDP growth rate in India, RBI keep trying to bring down the rate of inflation within the sustainable limit. Within the sustainable limit. तो उसके बाद यही सारी चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट है, हाउ दे आर मैनेज, वो कैसे मैनेज किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर टू टाइप्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सारे जो आते हैं मतलब कि वो अलग अलग चीज़ें हैं। जो क्वांटिटेटिव में आता है उसमें ये ओपन मार्केट सिस्टम, जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदता है, बेचता है। फिर बैंक रेट आता है, इसमें बैंक मतलब पैसा लोन ले सकते हैं, इसमें भी अलग अलग है। रेपो रेट होता है जिसमें बैंक लोन ले सकता है, किस रेट पे लेगा, ठीक है ना। फिर रिजर्व रेपो रेट होता है कि आरबीआई बैंक से किस रेट पे वापस पैसा या लोन लेगा। फिर कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक में कुछ मात्रा का पैसा अपने पास रखना होता है, आरबीआई के पास जमा रखना होता है, इतने परसेंट पैसा एज ए सिक्योरिटी के तौर पे। फिर एसएलआर होता है, एसएलआर भी एक तरह से वही होता है कि मतलब पैसा रिजर्व रखना है पर बैंक अपने पास रखेगा, और 3-4 तरह की फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है, या कैश में भी रख सकता है। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी क्या होता है, लोन लेने की प्रक्रिया होती है, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है कैसे आप लोन ले सकते हो। कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी उसमें ज़्यादा लोन लेना है। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी लोन की हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनको मैनेज करके आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, सब चीज़ स्टेबिलिटी रहे मार्केट में, उसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का वर्क। अब कुछ मेथड लिए जाते हैं। मेथड कैसे लिए जाते हैं, अभी मैंने बताया ना, एकोमोडेटिव स्टेंस लिया गया, स्टेंस लिया गया। अब इसमें वेरियस मेथड हैं जो बोलते हैं। एक होता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस में क्या होता है कि इसमें क्या करेगा आरबीआई को, क्या करना है कि मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखना है, यानी कि मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन है, कि बहुत चीज़ें महंगी है। अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। अगर आरबीआई ने रेट कट किए, कट करने का मतलब होता है मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत कम है, उसको बढ़ाना है या मार्केट को ग्रोथ देनी है, आरबीआई रेट कट करेगा। तो इधर बैंक भी अपने लोन के रेट कट कर देगा, सस्ते में उसे लोन मिलेगा तो वो आगे भी लोन सस्ते में देगा। लोग ज़्यादा लोन लेने आएंगे, लोग ज़्यादा लोन लेने आएंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट तो करेंगे ना, लोग अपने घर में तो जमा करके नहीं रखेंगे ना, लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की मार्केट में पैसा आएगा, ग्रोथ बढ़ेगी, चीज़ें, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सबके पास पैसा होगा तो सब खरीदने की इच्छू रखेंगे चीज़ों का, तो उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत इंक्रीज होगी। उसके बाद जब इतनी इन्फ्लेशन, मैंने कहा 3 से 6 के बीच में रखनी होती है आरबीआई को, 4 तक मतलब ये बताया गया, तो मतलब जब 4 पे आ जाएगी फिर आरबीआई कट करना स्टार्ट करेगा। तो इसे हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं कि एकदम से बहुत इन्फ्लेशन हो जाना, 4-6 के ऊपर चलेगी तो हॉकिश। तो आरबीआई क्या कर देगा, आप अपने जो रेपो रेट है या रिजर्व रेपो रेट है, सब चीज़ के रेट, जितने भी बैंक लोन लेगा उसके सबके रेट इंक्रीज कर देगा। तो बैंक कम लोन लेगा तो वो आगे भी कम देगा, तो उससे क्या होगा, आपने वो कम लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा। क्यों रखेगा, तो बैंक के भी तो अपने खर्चे होते हैं ना, बैंक को भी मतलब जिसकी डिपॉजिट जमा उसको पैसा देना है, अपने मतलब एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई है उनको भी पैसा देना है, तो अपने खर्चे हैं तो वो तो सिर्फ रखेगा उसके हिसाब से निकाल के। तो बैंक हाई रेट रखेगा, कम लोग पैसा लेंगे, ऑटोमेटिक कम लोग पैसे लेंगे, कम चीज़ खरीदेंगे, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो उसे कहते हैं हॉकिश, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट रखना, ये रखते हैं। और ये मतलब ऐसा होता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते, एक शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट को मतलब इंक्रीज किया जाता है, उसके बाद वो जब कंट्रोल में हो जाता है उसको कम कर दिया जाता है। तो एक तरह से इस चक्कर में, और मैंने चीज़ आपको बताई दी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके ले सकते हैं, आप सीधा पढ़ लेना, हिंदी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में पहले इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखा जाता है, ऐसे रखना। ये कब होता है, जैसे वार होगी स्पेशली, मतलब कि फॉरेन, मतलब कि अफेयर है कि सेंट्रल बैंक कंट्री का वांट टू बी गाइडेड अगेंस्ट एक्सेसिव इन्फ्लेशन। मैंने बताई दिया आपको, एक्सेसिव इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, रेट हाई रखेंगे।
तो अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी महंगाई, लोग कम चीज़ खरीदेंगे, पैसा कम होगा। इसे बोलते हैं हॉकिश। डोविश बिल्कुल उसका उल्टा होता है। डोविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टाइल, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत मंदी है मार्केट में, यानी कि ये मान लो 3 से भी नीचे चली गई है, तो वो भी निगेटिव होता है कि इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों का पैसा होगा, इन्वेस्ट करेंगे चीज़ों में, चीज़ें खरीदेंगे, तो फिर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, डिमांड पुट्स इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, डिमांड पुट इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा कि पहले 10 पैकेट बनाने पड़ते थे, 100 पैकेट बनाने पड़ेंगे, 100 पैकेट के लिए एकदम सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन ही मार्केट के लिए अच्छा होता है, पर एक कंट्रोल लिमिट में रहना चाहिए। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है 3 to 6 वेरिएशन करना चाहिए, यानी 4 रहे तो अच्छा है, यानी कि 4 प्लस माइनस होना चाहिए। तो डोविश बिल्कुल उल्टा होता है कि मार्केट में एकदम से बहुत कम इन्फ्लेशन है, 3 के नीचे है, ठीक है ना, चीज़ों के प्राइस इतने मंदे हो गए कि बहुत मंदे हो गए हैं, अब लोग खरीद नहीं रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट करनी पड़ेगी, 100 पैकेट बनाने पड़ रहे थे, उसके लिए 10 आदमी रखे थे, अब उसे 10 पैकेट बनाने पड़ रहे हैं, तो क्या काम हो सकता है, अब वो एक ही आदमी से करा सकता है, तो 9 की नौकरी चली गई, ठीक है, जैसे अब मंदा कोरोना टाइम पे आया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि डिमांड कम हो गई है लोगों की, तो उसे बढ़ाने के लिए मार्केट में क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे गिरा देना पड़ेगा, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे, बैंक ज़्यादा पैसा लेगा, बैंक भी अपना लोन कम कर देगा, लोन कम करने का बैंक लोन कम कर देगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फिर अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ होती हैं आपका डोविश। अब हमने समझ लिया हॉकिश मतलब हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर डोविश बढ़ाना। अब उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन को मतलब बढ़ाना। अब एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है, ये भी एक तरीके से क्या किया जाता है, इजी किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि रेट कम किए जाते हैं, किस चीज़ के, इंटरेस्ट रेट अपने आरबीआई कम करता है, पर इसमें बताया गया लोअर करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, मतलब कि छोटे समय के लिए करता है, बाद में फिर टाइट कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में बहुत ही मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रही है। अभी क्या टाइम चल रहा है कि इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रही है, उसको ग्रो कराने के लिए पहले वी शेप कर रही थी, अब बताया जा रहा है सेकंड, देखो फर्स्ट कोरोना की वेव आई तो नीचे चला गया मार्केट, फिर यहाँ से ठीक हुआ, मतलब थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर ऊपर मार्केट चला गया, फिर सेकंड वेव आई, फिर नीचे चला गया, फिर थोड़ा ठीक होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसे बोलते हैं डब्लू बन गया। देखो डब्लू बन गया तो डब्लू शेप इकोनॉमी, पहले बोलते वी शेप इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि फर्स्ट वेव आई नीचे गया, फिर उठना स्टार्ट हो गया तो वी शेप हुआ, सेकंड वेव में फिर नीचे गया, फिर उठेगा तो डब्लू शेप हो गई है। तो डब्लू शेप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके बाद तो ग्रोथ करने के लिए क्या होगा, आरबीआई को अपने क्या गिराने पड़ेंगे, अपने जो उसके इंटरेस्ट रेट है कम करना पड़ेगा, ठीक है, लोग पैसे लोन ज़्यादा लेंगे, एक शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं किया जाता, एक शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ों को किया जाता है। ये होता है आपका एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे आप रीड कर लेना, यही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, सिमिलर ही चीज़ें रखी जाती हैं, जो चल रहा है मतलब उसको इक्विलिब्रियम उसमें स्टेज में रखा जाता है। द पॉलिसी रेदर मतलब कि नाइदर स्टिमुलेट स्पीड अप और ना इतना स्लो डाउन होता है, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से उसमें अनचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल तो आपको वर्ड सही लग रहा है। वी बैक आवर हिंदू। तो पहले पेपर जो न्यूज़ से रिलेटेड टू हमने पढ़ लिया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी किस टाइप की होती है, उसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख ली है हमने, मैंने बताया 6 मेंबर, 3 गवर्नमेंट, 3 वो सर्च सेलेक्टेड कमेटी होती है, उसमें भी चूज़ करके रखते हैं कौन कौन मेंबर, आपको बताया। फिर 4 साल के लिए बनते हैं, रीअपॉइंटेड नहीं किए जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, ये सारी थी आपकी रिलेटेड टू मॉनेटरी कमेटी से रिलेटेड, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं है, बस मैंने मार्क किया कि एसएसआई को डीजीसीआई ने, डीजीसीआई में कई बार बता चुका हूँ, जो डीजीसीआई आपके डायरेक्टर मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये हेड करते हैं आपके सीडीसीएसओ को हेड करते हैं ये, ठीक है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये आते हैं। ड्रग एक्ट है उसके अंदर ये बनते हैं ये चीज़ों को, मतलब कि डीजीसीआई क्या करता है, ड्रग को परमिशन देना, किसको अप्लाई करना है, मतलब कि रिसर्च करना, इन सब चीज़ों पर वर्क करता है डी सी जी आई। तो यही है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। पहले तो वो कौन सी वैक्सीन बना रहा था, पहले वो बना रहा, कमेंट में बताना है कौन सी ऑलरेडी डेवलप करा था। अब उसको स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है उसको बनाने का भी ऑर्डर मिल गया। तो आपको याद रखना है कि स्पुतनिक 5 किसकी है, ठीक है, रशियन वैक्सीन है, और भी किसकी है, फाइजर मॉडर्ना, ये सब वाली वैक्सीन किस किस की है, इसको ऑर्डर दिया गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर डू यू प्लान टू फ्री वेव स्टूडेंट फॉर हु लॉस्ट द पेरेंट्स, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम भी चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने कॉर्पस फंड बनाया ऑर्फन बच्चों के लिए, मतलब अनाथ बच्चों के लिए, कि पहले उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा, 23 साल की उनकी शादी होगी, उनके लिए 10 लाख का ही कॉर्पस फंड
डेवलप किया जाएगा पीएम केयर से। मैंने आपको ये बता चुका हूँ, तो वही सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी निकाल रही है। प्लीज़ अपनी स्टेट का याद रखना, जो चीज़ें हैं अपनी स्टेट ने जो स्कीम निकाली है अनाथ बच्चों के लिए जिनके हु लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स इन हिज फैमिली, उसके लिए फिर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी निकाले हैं, वो भी आप याद रखना, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे। डीयू ने भी क्या किया, वेव करने की बात की है कि मतलब सब फीस खत्म कर देंगे जो लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19। आगे की बात है, आगे चलते हैं। फिर आगे कुछ नहीं है रिलेटेड टू रन ऑफ द वैक्सीन 5 लाख कंपेंसेशन हु डाइड टू द ऑक्सीजन शॉर्टेज। दिल्ली गवर्नमेंट है 5 लाख का मतलब कंपेंसेशन देगी जिन्होंने अपने मतलब घर वाले या कोई आदमी खो दिया है ऑक्सीजन शॉर्टेज से। तो ये गवर्नमेंट का ही फेलियर है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, पहले से ध्यान देते तो नहीं रहता। आज हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। प्लीज़ आपको कमेंट में बताना है इस इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, इस इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, आपको ये कमेंट में जाके बताना है। दूसरी न्यूज़ आती है आपका ना दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। आरआरटीएस के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम है रैपिड मतलब ट्रांजिट सिस्टम, जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, 3 फेजेस में डेवलप हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे ये अपने नोट से। ये आरआरटीएस है, ये मतलब कि वर्क है दिल्ली गुड़गांव, मतलब इसके बाद में स्टार्ट होगा 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज जो है इसका दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी आपका शाहजहाँपुर नीलम, और ये ऐसे जाएगा। सेकंड फेज ये है इसका, थर्ड फेज इसका ये है कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स अलवर, अलवर के साइड से भेजना है। जो पहला जो है, अब सेकंड जो डेवलप हो रहा है वो दिल्ली से लेकर आपका बहरोई तक, मतलब सोनीपत पानीपत तक भेजा जाएगा। जो फर्स्ट जो उसका फेज मतलब फेज था वो आपको कहाँ से था, वो दिल्ली से मेरठ के लिए था, जो भी डेवलप बहुत सारा हो चुका है अगर आप जा रहे हो। फर्स्ट लुक जो इंडिया फर्स्ट जो आरआरटीएस इंडिया फर्स्ट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, बहुत अधिकतर उसके पिलर बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है जो मैंने देखा है। उसके बाद अबाउट आरआरटीएस है क्या, थोड़ा बहुत प्री में पूछा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, या फिर कोई भी चीज़ बहुत पूछती है। एक ये आरआरटीएस 82 किलोमीटर जो दिल्ली वाला है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, पर ये है क्या। इट इज़ वन ऑफ द 3 रैपिड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, प्लान किया गया फेज 1 में, ठीक है ना। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आरआरटीएस है, प्रोजेक्ट है ऑफ द मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास ये चीज़ डेवलप की जाएंगी, क्योंकि कैपिटल में बहुत चीज़ है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो इधर जो एनसीआर एरिया है, मतलब दिल्ली टू अलवर, दिल्ली टू गुड़गांव, दिल्ली टू फिर आपका मेरठ, इस पे आरआरटीएस डेवलप किया, पहली बार इंडिया में किया जा रहा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी मतलब 160 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलेगी, और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मेरठ 62 मिनट में कवर कर देगी, नियर अबाउट 1 घंटे के आसपास, ठीक है ना। तो इस पर क्या होगा, ये एक तरीके से ऑटोमेटिक प्लग इन मतलब सच वाइड डोर होंगी। तो ये आप ये मान लो मेट्रो से थोड़ा नीचे वाला वर्जन और रेल से बहुत ऊपर वाला वर्जन है। तो आप ये मान लो जो वहाँ पे बुलेट ट्रेन टाइप चलती है, थोड़ी एडवांस ट्रेन चलती है, उस टाइप का वर्जन है। तो आपको याद रखना है, इट हैज़ 6 ऑटोमेटिक प्लग इन टाइप्स ऑफ विंडो, 3 ऑफ द ईच ऑफ द एक्सेस टू इंटरनेट, मतलब। और ये क्या विद द मतलब कि ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना 3 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है, और इंडिया का फर्स्ट है। इंडिया का फर्स्ट जो है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, आरआरटीएस। वी बैक आवर हिंदू, हिंदू पे आते हैं। आगे जो न्यूज़ आएगी वो आएगी रिलेटेड टू, देखो केरला, केरला ने अपना फंड बढ़ा दिया है स्पेंडिंग हेल्थ के लिए। केरला का आपको कल क्या आए थे अपने, कल इंडिया एसडीजी आए थे, जो किसने निकाले आपको कमेंट में बताना है। कल की न्यूज़ में बताया किस बॉडी ने ये निकाले हैं, इंडिया एसडीजी गोल जो है उसका इंडेक्स निकाला है, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है केरला ने किस किस जगह टॉप किया है। उसमें फ्रंट पेपर आप खोलोगे तो वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, पिक्चर दी हुई है, किस किस स्टेट ने किस किस फील्ड में जो 17 आपके एसडीजी गोल है, किस किस स्टेट ने किस किस एसडीजी में टॉप किया है। तो केरला लगभग लगभग 2 एसडीजी में था जिसमें टॉप किया है। आप बताना है आपको कमेंट में किस किस चीज़ों में है, किस किस चीज़ों में है। आगे चलता हूँ, वो आता है सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ फ्यूचर। ये रिलेटेड टू आज फिर 5 जून है, तो ये बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि अगर आज बचाओगे तो कल बचेगा आपका। तो फ्यूचर बचाने के लिए आपको अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपना फॉरेस्ट, अपना इन सब चीज़ को बचाना होगा, ये फॉरेस्टेशन पे ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम भी है रिलेटेड टू इट, गंगा से रिलेटेड भी स्कीम्स है, ये सब बायोडाइवर्सिटी है। एनिमल बचाओगे मतलब ह्यूमन का एक इंटरेस्ट लिंक होता है कि जो आपका इंट्रीगेशन ह्यूमन हेल्थ विद द एनिमल, प्लांट, सॉइल और इन्वायरमेंट के साथ एक लिंक होता है ह्यूमन का। तो अगर वो भी बचेंगे तो इससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनको बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं हमको भी एक बेनिफिट होगा। तो आज क्या 5 जून है, ऊपर से एक तो मतलब क्लाइमेटिकल चेंज आप इतनी बड़ी मात्रा में झेल रहे हैं, ऊपर से फिर प्लस क्या है कि आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक भी स्टार्ट है, कि कोरोना भी चला है। तो ड्यूअल आपके पास सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है, आपको उसे
कम करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप एक लॉन्ग फ्यूचर चाहते हैं। अभी आपने देखा हमारा बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो सेवरल मतलब कि परपेचुअल सोर्स ऑफ द मतलब कि स्पिरिचुअल इनरिचमेंट। ठीक है ना, तो आपको बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करती है, लिंक होती है आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग के साथ लिंक होता है कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं कि नेचर में जाके मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक लिंक होता है बायोडाइवर्सिटी का आपके मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो यही है कि फॉरेस्ट ईल्ड जो आपको देखो, ये जितने फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप इसे ईल्ड निकालोगे कितना में बेनिफिट करते हैं, नियर अबाउट ये आएगा ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ पर ईयर। मोर देन ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का फायदा होता है इस बायोडाइवर्सिटी से लोगों का। सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन ही देख लो ना, पेड़ कट किए, ये सब किया, वो किया, ये किया, फिर एट लास्ट उसकी ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की। विद मतलब ग्लास लैंड, वेट लैंड, फ्रेश वाटर और मेराइन एडिडी सब इसमें ही आते हैं बायोडाइवर्सिटी। उनकी कंडीशन देखो आप, वेटलैंड्स कैसे हो गए हैं, फ्रेश वाटर आपको कितना मतलब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज़ों की। द वर्स्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी। ऐसा देखा गया 2000 से 2021 तक 7% जो फॉरेस्ट है मतलब वो डिक्रीज हो गए हैं, कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दिए हैं। उसके लिए आपको कमेंट में बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम चलाई है फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और फॉरेस्ट सर्वे जो आया उसमें कितना परसेंट हमारा फॉरेस्ट का इंडिया का परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, और इंडिया में भी कितना है। द मिलियंस ऑफ स्पीसीज माइट टू लॉस्ट मतलब फॉर एवर के लिए लॉस्ट हो गई है, और हो गई हैं और हो जाएंगी नेक्स्ट डिकेड के अंदर अंदर, ऐसा बता रहे हैं अगर इसी कंडीशन में चलते रहे। एडिशनल स्ट्रेस क्या है कि नेचुरल इकोसिस्टम बहुत गड़बड़ा गया है, ठीक है ना, उसे रिपेयर करना है, मतलब वो डिफंक्शन हो गया रिलेशन विद द नेचर। वन ऑफ द वे इज मिटिगेट क्लाइमेटिकल चेंज। आपने देखा कितने चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी बारिश हो रही है, इवन विद इन 1 मंथ आपके ताउते और मतलब कि यास जैसे तो आपके साइक्लोन आपने फेस किया, कितनी इंटेंसिटी से आपने फेस किया, बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें गई उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ क्या है, क्लाइमेटिकल चेंज से ही लिंक करती है। We must rethink and re-image the concept of our health for all living organism include मतलब कि इनविजिबल बायोटा इन द सॉइल। जो इनविजिबल बायोटा होता है ना इन द सॉइल में, जो बायोटा आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल चीज़ होती है, बैक्टीरिया टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना है। ये नहीं कि जो दिखता है उसके बारे में सोचोगे, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको सोचना है, जो वो भी, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, और वही अगर ठीक रहेगा तो पूरा आपका इकोसिस्टम ठीक रहेगा। इन सब चीज़ को देखते हुए कुछ स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए गए, जैसे इन 2018 में प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उसे बोलते हैं PMSTIAC। उसने मतलब कि कंसल्टिंग किया, मतलब बैठ के कंसल्टेशन किया विद द डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ, बहुत सारी अदर मिनिस्ट्री के साथ, और एक अप्रूव किया उन्होंने नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन वेलबींग उन्होंने अप्रूव किया। तो ये सारा मिशन हुआ, उसी के अंदर एक पार्ट है। और इस वाली कमेटी ने 9 मिशन का इनोग्रेशन किया था, 9 मिशन स्टार्ट किए थे रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रीन की तरफ बढ़ाने के लिए। द मिशन विल भी स्ट्रेंथ करता है साइंस को कैसे, एक तो रिस्टोरिंग, आपकी कंजर्विंग और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया नेचुरल हेरिटेज। जो इस स्कीम के अंदर है, सस्टेनेबल कैसे यूज़ करना है आपको चीज़ों का, ये मतलब इमिट करता है बायोडाइवर्सिटी को एज ए की ऑफ कंसिडरेशन इन ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब जो आपकी बायोडाइवर्सिटी कैसे इनहेंस करना है उसको, कैसे प्रोडक्टिव बनाना है उसको, उस चीज़ के लिए वर्क करता है, पर्टिकुलर इन एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, सर्विसेज, हेल्थ एंड बायो इकोनॉमी। क्लाइमेटिकल चेंज आपको मिटिगेट कैसे करना है, चीज़ों कम कैसे करना है, और स्टेबलाइज कैसे करना है सिटीजन पॉलिसी ओरिएंटेटेड बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनहेंस करना है कैपेसिटी अक्रॉस ऑल द सेक्टर फॉर ए रियलाइजेशन ऑफ इंडिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। और जो आपके SDG के टारगेट है जो आपके 2030 तक फुलफिल करने हैं, उन सबको कैसे आप आउटकम कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। फर्दर द मिशन विल अलाउ इंडिया कि होम टू नियर अबाउट, देखो ये मिशन क्यों है, मतलब क्यों इंडिया ने करा है, क्योंकि इंडिया जो एक होम है, 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑन द जस्ट ऑफ 2.3% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। आप लगा सकते हो कितनी हमारी डाइवर्सिटी है, कल्चर हमारा डाइवर्सिटी है, हमारी जो चीज़ें हैं मतलब बहुत डाइवर्स है इंडिया के अंदर। हर टाइप की क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं, रेनफॉल, आपको स्नोफॉल, आपको डेजर्ट भी मिलेगा, आपको मतलब कोस्टल वाला भी क्लाइमेट मिलेगा, सब चीज़ के आपको देखने को क्लाइमेट मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा, सब क्लाइमेट आपको मिलेंगे। तो इतने सा छोटा सा एरिया में सारों तरफ के क्लाइमेट देखने मिलते हैं, और पूरे वर्ल्ड की 8% ग्लोबल जो डाइवर्सिटी है इंडिया में पाई जाती है, इतना भी आपको याद रखना है। 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो टोटल है पूरे वर्ल्ड में, 4 इंडिया में मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये कमेंट में बताना है 4 के नाम क्या क्या है।
लीडर्स इन द मतलब डेमोस्ट्रेट करते हैं कि मतलब लिंकेज करते हैं मतलब बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एसेट एंड द सोसाइटियल वेलबींग। इन सब चीज़ को कनेक्ट करना चाहिए, जो लीडर जो है उसमें काम करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आज बचाओगे तो कल पाओगे, ऐसा मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है, आज बचाओगे तो कल पाओगे। डी फंक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड नेचर, जो आपने डी फंक्शन किया है, फंक्शनल किया है रिलेशन जो बिटवीन नेचर, उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। डिसीज उसी का कारण है, जो ये इन्फेक्टियस डिसीज है, लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। आपने देखा कैसे तूफान इतनी जल्दी आ रहे हैं, बारिश कभी भी हो जाती है। विल ऑल इज स्ट्रेस ऑन द मतलब कि नेचर, रूरल लैंडस्केप हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के ऊपर आ रहा है। तो ये सारा क्या है, डी फंक्शन है एक आम रिलेशन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। ह्यूमैनिटी तो आप ऑलरेडी खो चुकी हो नेताओं की वजह से, ये आप इंसानियत पे सोचते नहीं हो, आप सोचते हो मार धाड़ ये वो, ऑलरेडी खत्म है। फिर आपने डी फंक्शन नेचर के साथ और कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्रिटिकल एंड इंटर रिलेटेड इशू, द मिशन ऑफर द होलिस्टिक फ्रेमवर्क। जो मिशन आया है, ये मिशन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ये मिशन आया एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखता है चीज़ों के साथ, एक वाइड स्प्रेड सोसाइटल पार्टिसिपेशन चाहिए अब इस चीज़ में। ये नहीं कि नेता ने बोला या फिर किसी एक आदमी ने बोला, एक आदमी काम करे, नहीं। अगर सब करेंगे तो ही मिशन को हम कामयाब कर सकते हैं चीज़ों के लिए। और ये भी नहीं इंडिया करेगा यूएस नहीं करेगा, यूएस करेगा तो कनाडा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, ये सबको ही करना हो, क्योंकि नेचर, बायोडाइवर्सिटी, ये सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है चीज़ों के लिए। तो यही सारी चीज़ों में बात करेंगे, वैरायटी ऑफ बेस ऑफ एग्रीकल्चर वाइल क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ ग्रीन जॉब। आपको इन चीज़ों पर टूरिज्म रिस्टोरेशन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, फिर जो नेचुरल डिजास्टर है सच एज पेंडेमिक, फ्लड, उस चीज़ को चेक करना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन सिस्टम को। मतलब जो थोड़ा एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो गया है, आपने एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर में आप ग्राउंड वाटर यूज़ करने लगे, एक्सेस ऑफ अमाउंट में आप फर्टिलाइजर्स, एक्सेस अमाउंट में मतलब इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने के ना, उस चीज़ के लिए आप एग्रीकल्चर थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन शुड बी इंक्रीज, सेलिनेशन ऑफ सॉइल, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इन सब चीज़ को देखते हुए आपको रीजनरेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम को। इंक्रीज द रूरल इकोनॉमी फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्योंकि रूरल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एंड इफ यू कंपेयर टू इंडिया, नियर अबाउट 56% ऑफ पॉपुलेशन इज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, आफ्टर दैट, और उसी से बिलोंग है। तो आपको अगर रूरल इकोनॉमी को बचाना है तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी बेस्ड जो एग्रीकल्चर है उसको भी बचाना पड़ेगा। यू हैव शुड आल्सो क्रिएट अ मिलियंस ऑफ ग्रीन जॉब इन द रिस्टोरेशन एंड नेचुरल टूरिज्म को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कैसे जो मैंने इंडिया का आपको बताया, फिर मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, सीबीडी है, यूएन का एसडीजी है रिलेटिंग इसी प्रोसेस के लिए, वही सब चीज़ों पे काम करें, पॉवर्टी एलिवेशन पे, जस्टिस एंड इक्वलिटी पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है सोशल को, आपका कोहेरेंस को, ठीक है ना, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की चीज़ें सस्टेनेबल बढ़ाता है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी आप रखोगे, हेल्थ भी बढ़ेगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ना, ये सारी चीज़ें ये, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज़ों के लिए रखोगे बायोडाइवर्सिटी के लिए, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आपने चीज़ को एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया, आपने अपने लिए भी बचाया, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ को सेव किया, तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल। ये नहीं कि आपने एक स्वार्थ, निस्वार्थ के लिए, मतलब स्वार्थ के लिए काम किया कि मैं खा लूँगा, देख लूँगा बाद में जो खाना है नहीं मिले वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ वो सोचेगा, मैंने खा लिया अपना, बस मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैंने खाना खा लिया, बाहर में जाए सारी दुनिया। तो उसे बोलते हैं वो चीज़ पे नहीं सोचता है, आपने अपने आप भी खाया और अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखा, आने वाली जनरेशन के लिए, उसे बोलता है सस्टेनेबल वे में चीज़ों को देखना, कि डेवलपमेंट करना है चीज़ों का, चीज़ों को कंजर्व करना है, इकोसिस्टम को मैनेज करना है। तो यही बोलते हैं इक्वली इंपॉर्टेंस है, मिशन है वन हेल्थ प्रोग्राम। ये इंटीग्रेटेड होता है ह्यूमन हेल्थ विद एनिमल, प्लांट्स, आपका सॉइल और इन्वायरमेंट के साथ, हेल्थ के साथ, हैज़ बोथ हैव प्रिवेंटिव आपकी पोटेंशियल होता है तो क्रूटल फ्यूचर पेंडेमिक टाइम पे, अलॉन्ग विद द इंटरवेशनल कैपेसिटी फॉर अनएक्सपेक्टेड पब्लिक हेल्थ चेंज। ये सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी साथ खेलोगे तो यही सब आपको फेस करना पड़ेगा। नीड ऑफ द मतलब आपके कैटेगरी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या रिक्वायर है, मीट ऑफ द न्यूमरस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट चैलेंजेस 21 सेंचुरी का, उसको आपने हैंडल करना है। एनवायरमेंट एजुकेशन जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेते हैं, उनको मतलब किंडर गार्डन टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को, उस सब चीज़ को अप्लाई करना है। फाइनली ये क्या बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी इज एवरीवेयर एंड वी इंटरेक्ट विद बायोडाइवर्सिटी ऑल द टाइम इन आवर डेली लाइफ। पब्लिक मतलब कि इंगेजमेंट, वेदर इट इज़ इन द पॉलिसी एरेना, अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो बैठे हैं उसमें, और इन द एक्सप्लोरेशन, रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा।
इंटरेक्शन करना पड़ेगा एक साथ आकर। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले को भी देखना होगा, जिसके लिए वो इम्प्लीमेंट करी जा रही है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीज़ें इस प्लान में एक तरह से कंपोनेंट होने चाहिए। टुडे क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सेलिब्रेट कर रहे हैं लास्ट मंथ, मतलब नथिंग कुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन आवर रिन्यू और प्लेज आपको लेनी है, आपको सेव आवर लाइफ, आपको बचाना है नेचर, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, ये सब चीज़ आपको बचानी है। तो ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल था। इसके बाद हम दूसरा आर्टिकल पे जाते हैं, वो रिलेटेड टू है आपका लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स। मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वही सारी चीज़ रिपीट होती है कि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है क्लीन एनर्जी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ के लिए। क्लीन एनर्जी कैसे की, आप एक दो पॉइंट सोच सकते हो। इंटरनेशनल सोलर लाइंस फ्रांस और इंडिया की देन है, आफ्टर जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद हुआ था। उसके बाद और क्या चीज़ें की हैं हमने, जो टारगेट फिक्स किया है 450 मतलब गीगावाट करना है 2030 तक, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और सोलर के लिए हम सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, विंड मिल लगा रहे हैं और अपना मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर फेमा स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक फास्ट अडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चीज़ें, ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं हम। और भी सारी चीज़ें हम टारगेट जो फिक्स किए हैं उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर अर्बन डेवलपमेंट की तरफ हम वर्क कर रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट बढ़े, उसके लिए भी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना आप बोल सकते हो कि वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कि मतलब गरीबी एरिया हटा के उनको घर प्रोवाइड करने हैं। फिर मतलब जो हाउसिंग अर्बन है उसकी और भी स्कीम चला रखी हैं चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए। फिर हम ये जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे हम ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं रैपिड वैपिड, इससे क्या होगा कि मतलब गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट व्हीकल का यूज़ करते हैं, नेसेसरी यूज़ करते हैं, वो भी कंट्रोल में आएगा। अगर आपको गुड ट्रांसपोर्ट, मुझे पता है कि मैं 60 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुँच सकता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी का क्यों यूज़ करूँगा। मुझे एक वर्ल्ड क्लास मतलब फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा स्टेशन मिल रहा है, मैं उसमें जाने की कोशिश करूँगा। हेल्थ पे काम हुआ है, पेंडेमिक आया, चीज़ों हेल्थ के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं पेंडेमिक जीवन दान दिया गया है। जो आपका हेल्थ सिस्टम था, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, जो आप कोई भी हॉस्पिटल थे, वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म पड़े थे। चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया, प्राइमरी हेल्थ केयर का पता ही नहीं, सब प्राइमरी हेल्थ केयर तो बिल्कुल ही ख़त्म थे। कल मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी लेवल नियर अबाउट 25,000 इंडिया में है, और ये ऐसा बोला गया है कि 25 गाँव के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर है इंडिया में, 25 गाँव के लिए। तो ये आप याद रखो कितने होनी। चाइना में भी 40 मतलब 25 गाँव के लिए कम से कम बहुत सारे हैं, 8 के आसपास है, पर इंडिया में बिल्कुल ही हालत ख़राब है। उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे, मतलब कि आपके कम्युनिटी सेंटर वो तो बिल्कुल ही कम है, तो सब फिर ख़त्म पड़ा था। तो एक तरह से जीवन दान मिला है, जो इन्फ्यूज़ किया गया मनी को आपको हेल्थ में, वो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं आने वाले इनकमिंग ईयर में। तो यही बोला गया, इंडिया ने एसडीजी गोल का स्कोर जो पहले 2019 में 60 था, उसको 66 कर दिया है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग के हिसाब से। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उस चीज़ों में रहे, पर कहीं निगेटिव फेस किया है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने डिक्लाइन किया है, मतलब क्यों किया है, क्योंकि आपने देखा पेंडेमिक स्टार्ट सब चीज़ें बंद थी, इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं। फिर जो आप आती है इनइक्वलिटी की बात, इनइक्वलिटी में बताया कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत कम करने की कोशिश की है, पर इन्होंने क्या किया, डाटा थोड़ा चेंज किया। पहले ये क्या करते, इनइक्वलिटी लेते तो मतलब बेसिस ऑफ इकोनॉमी इंडिकेटर के हिसाब से लेते थे, पर इन्होंने अब ग्रेट वेटेज जो दे दिया सोशल इक्वलिटी मतलब कि इंडिकेटर पे दे दिया। सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर वुमेन के लिए क्या काम हुआ है इकोनॉमी में, ठीक है ना। मार्जिनल जो कम्युनिटी है उसके लिए क्या काम हुआ है, लोकल गवर्नमेंट को कैसे इंस्टीट्यूट कैसे बढ़ाया गया है, क्राइम्स अगेंस्ट एसटी एससी के लिए क्या काम हुआ है। तो ये क्या, ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिलेटेड है, ये चीज़ें इनडायरेक्ट। अगर वुमेन के लिए अच्छा काम करो, मे बी फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी में अच्छा वो पार्टिसिपेशन करें। एस टी एस सी के लिए डेवलपमेंट का काम करो, मे बी वो पार्टिसिपेशन अच्छा काम करें आपकी इकोनॉमी में। रूरल के एरिया के अर्बन पॉपुलेशन में अच्छा अच्छा काम करो, तो मे बी वो अच्छा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको इकोनॉमी में दिखाई दे। तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है। सोशल जो इक्वलिटी इंडिकेटर्स होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट क्या होते हैं कि आपका जीडीपी कैसा है, आपकी इनकम परसेंटेज कैसी है। अब मैं बताऊँ, इंडिया की जो मतलब कि पर कैपिटा जो इनकम बांग्लादेश से भी कम हो गई है, बांग्लादेश से भी कम हो गई है। ये डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। आपको जेब में 100 रुपये होंगे तो आप चीज़ों को खरीदेंगे, 10 रुपये होंगे तो आप 10 रुपये की चीज़ खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर ये क्या बोला है इन्होंने कि हमने इनइक्वलिटी के लिए अच्छा काम किया। ये इनइक्वलिटी सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर को भी काउंट कर रहे हैं, उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों में इन्होंने इसलिए अच्छा काम किया। और चीज़ों में बात करें, वरना और भी रिपोर्ट थी, ऑक्सफोर्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट थी, और भी बहुत सारी रिपोर्ट थी इनइक्वलिटी के लिए, कि बोला जाता है कि 1% के पास 90% के आसपास क्या है। और इसके लिए कौन कौन से इंडेक्स है, आपके जीनी कॉफिशिएंट इंडेक्स है, लॉरेंस कर्व है, ये दोनों यही बताते हैं इनइक्वलिटी। अगर ज़ीरो होगी तो मतलब आपकी बिल्कुल इक्वलिटी है, सब एक साथ सबके समान
एक सा पैसा, सब लोगों के पास इक्वल पैसा है। वन होगी तो मतलब एक आदमी के पास 99% पैसा है, मतलब सारा पैसा एक आदमी के पास है। ये जीनी कोफिशिएंट बताता है, लॉरेंस कर्व बताता है कि कितनी इनइक्वलिटी है। इसका ग्राफ होता है लॉरेंज। अगर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो मतलब आपकी इकोनॉमी में इक्वलिटी है, कोई इनइक्वलिटी नहीं है। अगर वो नीचे जाता है, अपन हमारी इकोनॉमी कैसी है, ऐसी। ये दिखा रहा है रियल सिचुएशन। जो बीच का गैप हो गया, ये वाला बीच का जो गैप हो गया, ये वाला, ये दिखाता है इनइक्वलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो भी रिलेटेड टू किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी आपका लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे। जो अब मैंने कल भी आपको एक रिपोर्ट बताई थी, आपको एक रिपोर्ट थी, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि कैसे इंडिया के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो कैसे मतलब कंटिन्यूसली मेल्ट कर रहे हैं। जो एवरेज स्पीड होती है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की, जो होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल में और भी कहीं पे है, उससे भी ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर इंडिया के सामने। पानी कम हो जाएगा एकदम से, इंक्रीज मतलब पानी का इंक्रीज होगा, गंगा में कोई ग्लेशियर मेल्ट करें फिर एकदम से कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर हमारी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द रिवर्स पर, कैनाल्स पर, इन पर डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग दैट हमने इंटर वाटर, मतलब कि वो जो पूरा प्रोग्राम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाया, उसमें भी इफेक्ट आएगा, पानी नहीं रहेगा। तो कैसे वो हम इंटरलिंकिंग जो प्रोग्राम चला रहे हैं चीज़ों का, या फिर हमने इंटर वाटर जो हमने ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम चलाया, जैसे इंटर वाटर वे बनाया वन, जो हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये सारे जो हमने बनाए हैं, उस पर क्या इफेक्ट आ सकता है चीज़ों से रिलेटेड। अभी क्या बात करें, वर्ल्ड इज डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोविड पेंडेमिक और क्लाइमेटिकल चेंज। आपने देखा ऊपर मैंने आपको बताया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता। आई सॉ फर्स्ट हैंड इन इंडिया, मतलब कि जो एम्बिटियस वर्क किया है और रिन्यूएबल एनर्जी पे। हाँ, मैं मानता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा वर्क किया है चीज़ों के लिए। जो टारगेट है बहुत स्पीडली, आपने देखा होगा सोलर कितनी जगह यूज़ हो स्टार्ट हो गया है। और भी चीज़ों पे वर्क हो रहा है। कोस्टल साइड में जाओगे तो आप विंड जो मील्स लगाए जा रहे हैं, गाँव गाँव में जाकर प्रचार किया जा रहा है। फिर उसके लिए मतलब कि जो आपके पंप्स होते थे, मतलब जो ट्यूबवेल पंप्स होते थे, वो भी इलेक्ट्रिकल हो गए, सोलर से चलने। उसके लिए पीएम कुसुम स्कीम है, पीएम कुसुम, आप पढ़ना, पीएम कुसुम स्कीम उसी उसी चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा वर्क किया। ये जो आर्टिकल लिखा है, ये आलोक शर्मा है। ये कौन है, ये हम बताता हूँ। ये जो आपके इट इज़ ए COP26 प्रेसिडेंट, जो COP26 होने वाले उसके प्रेसिडेंट है, शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया का रिस्पांस कैसा रहा है ट्रैक करने में क्लाइमेटिकल चेंज पे। तो मैंने बताया ऊपर 450 का टारगेट रखा है, 2030 तक हमको रिन्यूएबल एनर्जी 450 गीगावाट करनी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज है। फिर आपके कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिजास्टर में जो डिजास्टर आ रहे हैं, सबको साथ मिलकर उसको रिसाइलेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है कि वो कम हो जाए। फिर लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। ठीक है ना। तो COP26 है जो होने वाली है, 26 जो मीटिंग होने वाली है, नवंबर में होने वाली है। और इसे यूनाइटेड किंगडम का ग्लासगो जो जगह है वो इसे होस्ट करेगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसे होस्ट करेगा। 2030 में जो यूके इंडिया का रोड मैप तैयार हुआ है, क्लोज टुगेदर बेस्ट वे टू ड्राइव ग्रीन ग्रोथ एजेंडा, उसको बहुत अच्छी तरीके से चलना है। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बात की गई थी लिमिट करना था ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 2%, उसको उससे कम रखना था। और हो सके तो एमिंग 1.5 डिग्री से कम रखो, बिकॉज साइंस टेल अस दैट वुड अवॉइड द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेटिकल चेंज। अगर आप ये बढ़ता गया है तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मोर पीपल अफेक्ट होने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, ये गोवा, ये मॉरिशियस रीयूनियन, मैं आपको नक्शा मैप बता देता हूँ। देखो, ये हो गया मॉरिशियस, इधर हो गया आपका रीयूनियन, ठीक है ना, इधर हो गया आपका सेल्सियस, इधर हो गया कोमरोस हो गया, इधर मेडागास्कर हो गया। ये सारे छोटे मोटे आइलैंड हैं। अगर बढ़ता गया तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इससे अफेक्ट हो सकते हैं इफ आवर ग्लोबल टेम्परेचर शुड बी राइज अबव 2 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर चला जाएगा। अब रिडक्शन इन द टारगेट, हाउ कैसे कर सकते हैं कि हमें कैसे कम रखना है, उसके लिए चीज़ें बताई गई है। आप SDG गोल फॉलो करो। जो नेट न्यूट्रलिटी है आपकी, नेट जीरो करना है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, देखो मैं बताऊँ आपको। जैसे आपने 100 कार्बन आपने प्रोड्यूस किए इंडस्ट्री से, किसी भी चीज़ से इंडस्ट्री, तो अब वो 100 कार्बन की जो कार्बन आपने जो वॉल्यूम में किया, 100 कार्बन आपने किया, उसको आप एब्जॉर्ब भी कर लो। कैसे कर लो, इफेक्ट कैसे करना है आपको, सोलर चीज़ों पे ध्यान देना, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना, पेड़ लगाओ और चीज़ों पे वर्क करो, जो ग्रीनरी वर्क है। आपने उन्होंने 100 कार्बन को कैप्चर कर लिया, तो उसे बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। मतलब कि आपने जितना प्रोड्यूस किया उतना कैप्चर कर लिया, तो उसे उस चीज़ों पे वर्क करो। ठीक है ना। और ये बोलते हैं जो नेट न्यूट्री का टारगेट है, लो कार्बन का टारगेट है, उसको फुलफिल कर दो मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब कि 2050 तक इस सेंचुरी में
सब कंट्री को जीरो कर देना चाहिए नेट न्यूट्रलिटी को, उस पर वर्क करना चाहिए। इंडिया है मतलब कि अपॉर्चुनिटी है टू शो, इंडिया को दिखाना चाहिए सबसे पहले आगे आके कि मतलब कि डिफरेंट डेवलपमेंट पाथ इज पॉसिबल, कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट है पाथ पॉसिबल नेट न्यूट्रलिटी के लिए। उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया है कि इनोवेशन एंड पॉलिटिकल विल है इंडिया के पास जो कर सकता है। विंड एंड सोलर में कैपेसिटी है उसके पास, लास्ट डिकेड से वर्क कर रहा है, कैपेसिटी भी है। ये सारी चीज़ों पर बात की गई है। ये तो हुआ मतलब कि फर्स्ट चीज़, नेट न्यूट्रलिटी पे वर्क करो, इनोवेटिव चीज़ों को लेके आओ चीज़ों को। सेकंड ये क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्ट करो पीपल एंड नेचर को फ्रॉम द वर्स्ट जो क्लाइमेटिकल चेंजेस कंडीशन आ रही हैं, लोगों को बचाओ उस चीज़ से। जैसे जैसे ताउते आया, उसके बाद आप ताउते का नाम म्यांमार में रखा है, और आपका ये यास जो है इसका नाम ओमान में रखा है। ये आए तो लोगों को हम पहले ही बचा लेते, तो लोगों को भी बचाओ क्योंकि लोगों की जान भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नोवल कोरोना वायरस आया जिसमें डैमेज हुआ, मतलब कि डेंजर है ग्लोबल वार्मिंग, उस चीज़ के लिए सब चीज़ को सेव करो, बचाओ चीज़ों को, मतलब आने मत दो। जैसे ताउते और यास जो आया, मतलब कि इंडिया में लास्ट मंथ आया, दैट वी मस्ट एक्ट ऑन द मतलब कि वेरी रियल नीड फॉर द फ्लड डिफेंस, कैसे बचा सकते हैं, वार्निंग सिस्टम को और अच्छा करो। अदर जो मतलब कि वाइटल इफेक्ट है टू मिनिमाइज करने के लिए उस चीज़ों का यूज़ करो कि लॉस और डैमेज को जो कॉज होता है बाय क्लाइमेटिक चेंज उसको मिनिमाइज कर पाओ, उसको एड्रेस कर पाओ उस चीज़ को, इस चीज़ को वर्क करो। पहला मैंने बताया कि जो हमें कम रखना है, जैसे नेट न्यूट्रलिटी के, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क करो। दूसरा, लोगों की जो लॉस और डैमेज है उसको मतलब कि क्या करो, एड्रेस करो, कम करो। जो तीसरा इन्होंने पॉइंट बताया वो होता है फंडिंग प्रॉमिस। जो आपने 100 बिलियन का प्रॉमिस रखा था, इसमें से यूएस ने पुट आउट कर दिया था, दोबारा इसे बाइडन ने बोला कि हम ज्वाइन करेंगे, हम इसे फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। जो 100 बिलियन का आपने टारगेट रखा था आपने पेरिस एग्रीमेंट में, कि जो डेवलप कंट्री से कलेक्ट करके डेवलपिंग कंट्री के जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उसमें यूटिलाइज करेंगे, उसको फुलफिल करो। और आपको इसके लिए फुलफिल करना चाहिए। फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को मीट करने के लिए इन सब चीज़ों की पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियल नहीं होगा, तो कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कैसे चीज़ों को मिलेगा। बहुत बहुत गरीब कंट्री है। तो 3 पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं वी मस्ट वर्क टुगेदर। अगर एक साथ नहीं चलेगा, मैंने बताया ना, अगर इंडिया अच्छा काम करेगा तो यूएस ने अच्छा काम नहीं करेगा, तो बात तो वही है ना। क्लाइमेट का इफेक्ट ये नहीं है कि जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहता है, इट्स जस्ट गो बियॉन्ड योर जोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना, उसके बाहर का सब जगह चलता है। अब ये है कि मतलब कि जो लोग तक जो टिड्डों का हमला आया था वो इंडिया के ऊपर नहीं आया था, पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से होता हुआ इंडिया के ऊपर आया था। मानसून का इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ता, इधर म्यांमार में इधर सब जगह तक दिखता है मानसून का इफेक्ट जो आता है। तो इन सब चीज़ों को वर्क हमें करना चाहिए। तो इंक्लूडिंग द बिल्डिंग, मतलब कि एक तरह से हमने बिल्डिंग करना है सबको एक साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ सब चीज़ों को, इवन सिंगल पर्सन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप 5 जून है, अगर आप आज एक पेड़ लगाओगे तो कल आने वाली जनरेशन के लिए, आपकी आने वाले आसपास के लिए वो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये आपके ही घर का फ़ायदा नहीं है। कोविड-19 रिकवरी टू बी री इमेजिंग आवर इकोनॉमी। जब कोविड-19 मतलब कि रिकवर हो जाएगी, मतलब री इमेजिंग आपने इकोनॉमी को दोबारा डेवलप किया जाएगा, उस चीज़ को ध्यान रखना है। COP29 इज़ द लास्ट चांस टू कीपिंग होपिंग लिमिटिंग, मतलब जो COP26 होने वाला है ये लास्ट चांस है चीज़ों को बचाने के लिए, अलाइव रखने के लिए, 6.5 डिग्री से कम रखने के लिए। तो प्लीज़ इसके लिए वर्क करो टुगेदर, सब एक साथ आओ, फाइनेंशियल का उपयोग करो, नेट न्यूट्रलिटी पर बात करो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर बात करो, आपको करनी है। दिस इज़ आवर मोमेंट, देयर आर नो सेकेंड चांस। तो यही समय है चीज़ों को करने का। फिर ट्रेन निकल जाएगी, वही कहावत है, ट्रेन निकल गई फिर क्यों पछताना। पहले से काम करते तो ट्रेन नहीं निकलती। आज यूपीएससी की आज पढ़ोगे, कल को फेल हो गए तो उससे क्या पछताना, कल बैठ कर आज पढ़ लो ना। जो दूसरी न्यूज़ आती है डीएसी, इसे बोलते हैं डिफेंस एक्विनाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको इसे एक चीज़ बताने वाला था, इस चीज़ से ऊपर जो ये वाला प्रोग्राम है, इसको मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ, याद भी रहेगा आपके थोड़ा सा। ये प्रोग्राम 9 साइंस टेक्नोलॉजी मिशन, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसमें आइडेंटिफाई किए 9 ऐसे प्रोग्राम जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसको अच्छा करने के लिए, रीसाइलेंस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, किस चीज़ को, जो डैमेज, और मैंने ऊपर बताया था डैमेज और जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को कम करने के लिए। तो 9 प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सॉरी नेचुरल, कि जो नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन है उसको देखना है। मिशन का एम क्या है, एक में क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेस साइंस टेक्नोलॉजी में देना है, एक्सेसिबल हो चुके टू ऑल, सबके लिए एक्सेसिबल हो चुके, बाय रिमूविंग द मतलब जो बैरियर होते हैं, मतलब कि आपके रिक्वायरमेंट के हाई लेवल ऑफ जो आपकी फैसिलिटी होती है उसको सबको कम किया जाए। इंग्लिश पोजेस टूडे,
फिर यूजिंग द कॉम्बिनेशन द मशीन एंड द ह्यूमन ट्रांसलेशन द मिशन टू बी मतलब इवेंचुअली इनेबल करता है, एक्सेस करता है टू टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल मतलब कि बाइंगुअली। आप इंग्लिश के साथ साथ अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज है इंडिया उसके साथ साथ वर्क करो। तो जो आपने क्या करना है कि नेचुरल लैंग्वेज आपको ट्रांसलेशन रखना है, क्योंकि अब देखो ये तमिल में बोल लेगा, ये फ्रेंच में बोल रहा है, मुझे फ्रेंच आती नहीं है, ऐसे मतलब कोई जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंग्लिश हो गई, वो दोनों मुझे आती है, ऐसे नहीं आती, इसे आती है, मुझे नहीं आती। तो ऐसी चीज़ रखो कि दोनों के लिए जो बैरियर क्रिएट होते हैं सामने आमने सामने कम हो पाए, तो उसके लिए भी है। अब लीडिंग एजेंसी क्या है इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है। एच को इसे एच मत करना, इसे एजुकेशन बना देना, अभी एजुकेशन होगी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वर्क करेगा। तो ये होगी आपको पहला बैरियर है, आप बैठे हो साथ में तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो पाए, इस चीज़ में वर्क करना। दूसरा होता है क्वांटम फ्रंटियर। अब एक क्वांटम क्या है, क्वांटम एक टेक्नोलॉजी है, एक मैकेनिज्म मैकेनिकल सिस्टम है जो लार्ज नंबर ऑफ डिग्री आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वन ग्रेट आपको कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो होते हैं फंडामेंटल साइंस के, आपने देखा है ना, बिल्डिंग एक्सीलेंस क्वांटम फ्रंटियर विल ऑल्सो एसेंशियल हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कम्युनिकेशन, न्यू मटेरियल, क्वांटम सेंसर, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए क्वांटम फ्रंटियर जो चैलेंज है उसको मतलब अच्छे से सॉल्व करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एटॉमिक, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है, ऐसे लिखने के लिए आएगा कि ग्रीन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम किया। पहला नेचर लैंग्वेज करना है, क्वांटम फ्रंटियर बनाना है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो आने वाला टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, क्योंकि ये बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है, हेल्थ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सब चीज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने वाली है। अब आप क्या करते हो, आपको फ्रिज, आप पूरा घर कंट्रोल करना है, आप आपके ऑफिस में बैठ के आप अपने घर का टेम्परेचर आपके पास पूरे मोबाइल से आप पूरा घर कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और उसमें मतलब एरर बहुत कम हो जाता है, जैसे ह्यूमन कोई तो एरर करते हैं, कहते हैं इंसान से गलती होती है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलती होना वो एक नेग्लिजिबल है, हो तो सबसे सकती है, और उसमें एक भी नेग्लिजिबल चीज़ अगर आपने ठीक से डेवलप किया तो वो गलतियाँ एरर कम हो जाएंगी। पर इससे क्या थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उन सब चीज़ों का इसका नेगेटिव यही चीज़ है कि मतलब वो खुद वर्क करे तो एक इंसान की नौकरी तो छीन रही है ना। फिर लीड एजेंसी क्या है, नीति आयोग है, साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, बायोटेक्नोलॉजी है इसमें। फिर दूसरा जो मिशन है आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत उसके अंदर था। इसमें क्या करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करना है इंडियन बायोडाइवर्सिटी का विद ए पोटेंशियल, मतलब ये कैटलॉगिंग करना है कि मैपिंग करना है कि पहले हमें तो डाटा पता होना चाहिए ना, किस एरिया में कितनी कमी है, कितना चीज़ें हैं, कितना कल्चर है, कैसी चीज़ें हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, एक कैटलॉग तैयार करना है। असेसमेंट करना है कि मतलब कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजर्वेशन स्टेटस है इंडियन बायोडाइवर्सिटी का, वो कैसा है। डेवलपमेंट करना है, मतलब कि कैडर टू प्रोफेशनल चीज़ों में हैंडलिंग करना है, जो लार्ज सेट ऑफ इन्वायरमेंटल डाटा है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करने के लिए। इस्टेब्लिश करना है वाइब्रेंट बायोडाइवर्सिटी बेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, उस चीज़ को बढ़ाना है, मतलब कि एंगेजमेंट करना है पब्लिक का। देखो नेचर सबसे कनेक्टेड है, अगर पॉल्यूशन यहाँ पे है तो पॉल्यूशन आपके घर में भी होगा, सबको कनेक्ट करना है। इन्हेंस करना है कि ऑप्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जनरल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। पार्टनर कौन है, यही होगा इन्वायरमेंट और डिपार्टमेंट। फिर इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनको हमें बढ़ाना है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन 4 इलेक्ट्रिकल मोटर, जो आपकी आपकी ये आपकी लियोन बैटरी वाला, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे तो बैटरी चाहिए, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। पावर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स को, अब इलेक्ट्रॉनिक के लिए ज़रूरत तो लगेगी ना, पावर की ज़रूरत तो लगेगी ना, तो बिजली का बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों का हमें कोलेब्रेशन करना है। मिशन इज़ ए क्रिटिकल फॉर इंडिया टू रिड्यूसिंग द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, जो फॉसिल फ्यूल पर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ हम रुपए खर्च करते हैं, उसको अच्छे से करेगा, मिटिगेट करेगा, जो इमिशन जो हम करते हैं उसको कम करेगा। फॉर ईवी टू बिकम ए इकोनॉमिकल, एक तरह से हमारे वाइबल भी है, स्क्रेबल भी है, फोकस रिसर्च बढ़ानी है, डेवलपमेंट बढ़ाना है, इनोवेटिव चीज़ों में वर्क करना है। व्हीकल नीड टू बी एनर्जी इफिशिएंट, ठीक है, यूज लाइट इफिशिएंट बैटरी, फंक्शन अच्छा करें, स्पेसिफिक कंडीशन विद मटेरियल डाटा रिसाइकेबल, ऐसी बैटरी भी चीज़ से बनाओ तो रिसाइकल हो चुका है। लीडिंग एजेंसी साइंस, हैवी इंडस्ट्री, न्यू रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नीति आयोग। फिर बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, इसमें क्या एम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको कॉम्प्रिहेंसिव, आपको रेफरेंस देना मैप ऑफ द जीनोम्स टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक हाउ द मतलब एक्सपोजर, ठीक है ना, टू डिफरेंट इन्वायरमेंट हैव इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडीज, कैसे कैसे डिफरेंट जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमारी बॉडीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। फोकस करना है जीनोम स्टडीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन टू आइडेंटिफाई मतलब अनरेबल द जेनेटिक बेसिस, प्रिवेंस करना है ऑफ रेयर, मतलब कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैसे इफेक्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया,
एंड ऑफ इट्स इन्वायरमेंट रिक्वायर लार्ज स्केल स्टडी करनी है ह्यूमन जीनोम्स के साथ। ये लीडिंग पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ रिसर्च, हेल्थ साइंस, टेक्निक, एटॉमिक एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी, आप जो वेस्ट करते हो कोशिश करो कि उससे एनर्जी डेवलप हो पाए। आप इन्वायरमेंट के चैप्टर पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोग्राम है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी थोड़ा कॉस्टली है पर हम कर सकते हैं, तो हमें ऐसा चीज़ करनी है रिसाइकिल मटेरियल को उसको ना करें। फिर एक 4R, रिसाइकिल, रिप्रोड्यूस, 2R आप बताना, मुझे याद है। रिसाइकिल हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया आपका, फिर रिडक्शन हो गया आपका, एक और है वो आपको कमेंट में बताना है। रीयूज़ होगा, रिसाइकिल, रिप्रोड्यूस, रिड्यूस, रीयूज़। चीज़ों को करो, आप रिसाइकिल करो चीज़ों को, रिड्यूस करो, कोशिश करो कम करो, और रिप्रोडक्ट थोड़ा ढंग से करो, और उसको रीयूज़ करने की कोशिश करो। कि चीज़ें हैं जैसे आप कोई भी चीज़ लाए, बॉटल आए, बॉटल को काट के उसे पॉट बना सकते हो। उन सब चीज़ों का रीयूज़ को कलर करके उसके ऊपर। द मिशन विल वर्क टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट और डेवलप ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, को न्यू टेक्नोलॉजी जो प्रॉमिस करता है होल्डिंग, क्रिएटिंग ए क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। द मिशन विल असिस्ट टू आर्गुमेंट टू स्वच्छ भारत में स्वच्छ स्मार्ट सिटी, आप मेंशन कर सकते हो ऊपर वाले में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आपको लिवरेजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटिंग टू क्रिएट एक सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि आप ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट उसमें दिखा रहे हो पैसे में इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी सब चीज़ों के लिए काम करो। आप ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, अपने देश का भी ध्यान रखो, क्लाइमेट का भी ध्यान रखो, सब चीज़ों का ध्यान रखो। तो उसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल तैयार करना है हमें, सब चीज़ों का ध्यान रख के काम करना है। वेस्ट का भी ध्यान रखना है, सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट भी काउंट होगा क्योंकि ये भी एक योगदान प्रोवाइड करता है। रीडिंग एजेंसी आप याद कर लेना जो उससे रिलेटेड स्वच्छ भारत में अर्बन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड बायोटेक। फिर आता है डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, जो खनिज है अंदर के अंदर, ब्लू फ्रंटियर जो है, तो ब्लू इकोनॉमी से बोला जाता है चीज़ों को, उसको हमें उसके लिए भी रिसर्च करनी है, फोकस करना है। एरिया ऑफ कवरिंग डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, डीप सी में कैसे अब एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, लिविंग बायोडाइवर्सिटी उस मिनिमम मतलब कि एक्सप्लोइटेशन करें, और मोर एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं जो डीप सी है उसको ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि हम भी ना कुछ है जो उसके अंदर चीज़ें रह रही हैं तो हम उसका एक्सप्लोर भी कर सकें। डेवलपमेंट करना अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर रोबोटिक डेवलप करना, डेवलपमेंट ओशन क्लाइमेटिकल जो एडवाइजरी सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन चीज़ें लानी है। ऑफ शोर बेस्ड जो मतलब कि डिसेलिनाइजेशन टेक्निक है या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है उसको ध्यान रखना है। ऑफ शोर क्या होता है, इंश्योर, ये बाउंड्री है, आपने हर चीज़ इंश्योर हो गया। ऑफ शोर हो गया मतलब थोड़ा बाउंड्री से समुद्र के साइड, तो जो भी है विंड मिल लगा सकते हो आप, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी काम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद और क्या कर सकते हो, मतलब कि डीसेलिनाइजेशन है, मतलब जो समुद्र का पानी है उस खा रहा है उसको कैसे डीसेलिनाइज करना है, वही सारी लीडिंग एजेंसी ऊपर जो है। इसमें ऑयल, इसमें कुछ ज़्यादा है, हाइड्रोग्राफिक की भी आ गई ना, इसमें जियो सर्वे आ गया इसमें। फिर आता है दूसरा मिशन आता है अग्नि, ये एक्सक्लेटिंग करना है ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेटिव। इसमें सारी न्यू इंडिया मिशन का ये सपोर्ट करना है नेशनल इफेक्ट टू बूस्ट द इनोवेटिव सिस्टम, ठीक है ना। उसके लिए कंट्री बाय कनेक्टिंग द इनोवेटिव अक्रॉस द इंडस्ट्री, इंडिविजुअल, ग्रास रूट टू द मार्केट, हेल्पिंग करना है कॉमर्शलाइजिंग द इनोवेटिव सॉल्यूशन को, प्रोवाइड करना है प्लेटफॉर्म टू इनोवेटर टू ब्रिंग देयर टेक्नोलॉजी रेडी टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन टू इंडस्ट्री एंड द मार्केटिंग देयर, मतलब कि हेल्पिंग करना है पीपल टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को ऊपर वर्क करना है। मिशन क्या इंक्लूड करता है, सर्विस अक्रॉस द टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन चेंज करना, रिक्वायर टू सपोर्ट एंड अपस्किल। सारे घुमा फिरा के एक ही बात है इसके अंदर कि जो आपका इंडिया के ही लोग हैं, इंडिया के लोगों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल भी इंक्लूड करो, सब कुछ करो। तो आपको रिसर्च इंडिया की बढ़ानी है कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले फ्यूचर में बूस्ट हो जाए। तो अग्नि रिलेटेड टू यही है, एक्सलेटिंग ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, न्यू इंडिया के पास अच्छी चीज़ें होंगी। अब टेक्नोलॉजी इनोवेटिव कैसे होगा, अगर आपका रिसर्च अच्छी होगी, आपके जो पीजी के स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके पास मतलब चीज़ें होंगी रिसर्च करने के लिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल फंड उनको प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम भी चलाई है। स्किल इंडिया स्कीम भी काउंट कर सकते हो, स्किल लोगों को प्रोवाइड करेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक स्किल लेबर चाहिए, अनस्किल लेबर नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी को, वो स्किल लेबर ही प्रोवाइड कर सकती है एक तरह से इन्हेंस करने के लिए। तो सब चीज़ जुड़ी रहती है। अब इनिशिएटिव ने इंक्लूड किया है रिसर्च, जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो मैंने आपको बताया, उन सब चीज़ को बढ़ाना है। बिना रिसर्च के इनोवेटिव कैसे लाओगे आप, कोलोबरेट करना है सब चीज़ों को एक साथ आगे इनोवेटिव प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जो मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट की, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर, ये करना है। लिंकिंग करना है कि मतलब कि नीड ऑफ द इंडस्ट्री क्या है, जो आपको ये भी तो पता होना कि आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में और वो ज़रूरत ही नहीं है आपकी इंडस्ट्री को ना किसी चीज़ को, तो उस रिसर्च का क्या फ़ायदा। आपको पता होनी चाहिए ज़रूरत किस चीज़ की है, उस चीज़ की रिसर्च करो, वही चीज़ प्रोवाइड कर दो। तो ये भी एक चीज़ है, लिंक करना है इंडस्ट्री और रिसर्च को एक साथ में आगे। लीडिंग पार्टनर कौन है, इन्वेस्ट इंडिया।
इसमें लीडिंग पार्टनर है। अदर मेजर प्रोजेक्ट क्या है कि मतलब कि अर्थ म्यूजियम डेवलप करना है प्रिंसिपल एक तरह से, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ म्यूजियम विच आर सर्विंग द नेशनल, इसमें आपको रिपोजिटरी ऑफ स्पेसिमेन फॉसिल प्रिवेंशन, ये कंजर्वेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर आई स्टेम टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी जो है, इसमें रेगुलर अपडेट देना है कि मतलब कि नेशनल पोर्टल, मतलब कि पब्लिकली फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी कौन कौन सी है, वही बताया ना, पैसा आना चाहिए तो इंस्टॉल कर पाओगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री है, मतलब कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, अपडेट करना नेशनल पोर्टल में, और पब्लिकली फंडिंग। ठीक है, तो आई स्टेम हो गया। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो गया, एक्सपर्ट कमेटी होती है टू एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द नेशनल मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सब चीज़ों पर वर्क करना। नोट क्या है कि प्रिंसिपल इस मिशन का पूरा, मतलब कि एक्सेस मिल पाए स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन मिल पाए, सब चीज़ों को चैलेंज कम करना, यही सारा इसका वो है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट करती है टू फैसिलिटेट करना, इंश्योर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर इंटरवेंशन बाय, मतलब कि कंसर्न्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी सबको एक साथ आके रेफर करती है काउंसिल टू फॉर्मुलेट करना, एक कोलोबरेट करना, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंट द मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी इनिशिएटिव मैकेनिज्म रिफॉर्म प्रोग्राम। फिर यही है सारी चीज़ें वर्क है, ये आप थोड़ा पढ़ लें, फॉर्मुलेट कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट सारी वही चीज़, ड्राइविंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, फोस्टिंग इफेक्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट पीपीटी मॉडल लेके आना, डेवलपिंग करना साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिंग क्लस्टर को, मल्टीप्लाई स्टेक, मतलब कि मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द एकेडमी इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एक साथ लाना, स्किलिंग करना इन द कंट्री एंड द, मतलब कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को एक साथ वर्क करना। फिर आता है डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल, ये क्या आता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की होती है, फॉर डिसाइडिंग कोई न्यू पॉलिसी लेके आनी है, कैपेसिटी मतलब कोई एक्विनाइजेशन चीज़ों की करनी है, फॉर थ्री सर्विसेज, तीनों सर्विस के लिए, कौन कौन सी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या क्या इनोवेटिव चीज़ लानी है, कोई इक्विपमेंट नया जोड़ना है, और उसमें चौथी चीज़ क्या है, इंडिया कोस्ट गार्ड। तो आपको ये भी याद रखना है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में नहीं आते, वो भी डिफेंस के अंदर आते हैं। तो चार चीज़ों के जो भी आपको एक्विनाइजेशन करना है, कोई टेक्नोलॉजिटेशन करना है, न्यू पॉलिसी लेके आनी है, वो यही कमेटी देखती है। इसको चेयर कौन करता है, ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो होंगे मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो अभी फिलहाल में वो चेयर करता है। इट इज़ फॉर्म कब बनी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन गया था रिफॉर्मिंग करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को 2001 में, और ये पोस्ट कारगिल के बाद ये सोचा गया था कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है, चीज़ों को और बढ़ावा देना है। तो ये जब रिकमेंडेशन पहुंची थी तब इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये सारी न्यूज़ है। वी आर बैक आवर हिंदू डिस्कशन, उसमें हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और यही है डिफेंस जो काउंसिल है, इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इसमें क्या किया गया है, अभी 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, उनको मतलब कि करने का नोट दिया गया, पैसे उनको अलॉट किए गए हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल आरपीए, जो रिक्वेस्ट प्रपोजल था उसको किया गया। जो प्रोजेक्ट है आपका 75 एस्टिमेट कॉस्ट 43 करोड़ रुपीज़ थी, उसको मतलब बढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। जो लार्जेस्ट चीज़ें रखी जा रही हैं फोकस किया जा रहा है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे। स्ट्रेटेजिक मतलब आपने अब चीज़ों को विदेश से लो या कहीं से भी लो, किसी भी कंट्री से लो, पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसा एक मॉडल तैयार करना है। इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन जो इंडिया चीज़ें हैं उनको तो फ़ायदा मिले ही मिले, उसके साथ साथ जो फ़ायदा है ना, इन सब चीज़ों को भी मिले कि बाहर की चीज़ों के साथ, बाहर से आपने रशिया को टेक्नोलॉजी लेके आए, उन्हीं किलोमीटर में काम कर रहे हो, तो रशिया का तो फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें क्या इंडिया का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है कि लार्जेस्ट क्या ऐसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एंड इट विल क्रिएट, मतलब कि एक टाइट करना है इंडस्ट्री के साथ, इकोसिस्टम सबमराइन जो कंस्ट्रक्शन इंडिया उनके साथ, इंडिया वुड बी इनेबल टू अचीव 30 ईयर सबमराइन जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चल रहा है हमारा, इन्विसेस किया बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर करना है नेशनल, मतलब कॉम्पिटेंसी। अभी क्या है, नेवी क्यों फोकस कर रहे हैं, कोई प्रेजेंस जो बढ़ रहा है चाइना का इन द इंडियन ओशन, उसके लिए हमें फोकस करने की जरूरत, सबमराइंस के ऊपर, अपने वार हेड्स के ऊपर, और भी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए डिज़ाइन किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसलिए एम है प्रमोट करना है इंडिया, जो इंडियन इंडस्ट्री का रोल है इन द मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग द डोमेस्टिक डिफेंस है। तो हमें अपनी जो डिफेंस प्रोड्यूसिंग जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हमें फोकस करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। फिर इसमें एक चीज़ का और पार्टनरशिप करना है फॉरेन, आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ में कोलैबोरेशन करना है, जैसे आपका शिप बिल्डिंग मेराइन इंजीनियरिंग हो गया आपका साउथ कोरिया की, उसके बाद नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस का हो गया, आपके नवंतिया हो गया स्पेन का, आपको रोसो, आपको बुरनो ब्रॉन एक्सपोर्ट हो गया रशिया का, TKMS हो गया जर्मनी का, इनके साथ लिंक करके आपको मतलब अपना भी चीज़ों का फ़ायदा करना है। इंपॉर्टेंट क्या था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कैसे बनी, कब बनी, कौन इसको हेड करता है। अब मैं बताऊँगा प्रोजेक्ट 7 फन 5075 आई क्या है।
ठीक है, उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। फिर पेंशन नोम जो है, फैमिली के लोगों की डेथ हो गई है, जो कमाने वाला था, कमाऊ आदमी था, उसकी डेथ हो गई है फैमिली से, ठीक है ना, तो उसके लिए अब जो उसकी पेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको मतलब क्या किया जाए, थोड़ा सा उसको जो जो बर्डन होता है पेंशन में, जो आपका पेपर वर्क होता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है, उसको थोड़ा सा क्या करो, ईजी कर दो, तो लोगों का पैसा चला जाए। जो कोविड-19 में डेथ हुई है, जो एम्प्लॉइज़ थे, उनके फैमिली कमाने वाले थे, उन्होंने फेस किया बर्डन, जो इकोनॉमिक बर्डन है या पैसे का बर्डन उनके ऊपर आया, तो आप उनको प्लीज़ ये पेंशन वेंशन प्रोवाइड करके उस बर्डन से बाहर निकाल लो। फिर क्या है, पुश फॉर द सिटीजन माइनॉरिटी माइग्रेंट्स। अभी क्या है, कुछ नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब एक तरीके से अगर आप इंडिया के बाहर से कहीं से 2014 से पहले आए तो आप एक तरीके से रजिस्ट्रेट कर सकते हो अपने ऊपर, और सब जगह स्टार्ट होगा। और CA मैं बता ही चुका हूँ, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में पास हो गया, कि 3 देशों से आया आदमी, 3 देशों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 कम्युनिटी के लोग, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट और फारसी, जो 2014 से पहले आ गए हैं इंडिया में, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, इसके अंदर ये है। तो ये सारी चीज़ों पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। फिर NRC भी साइड बाई साइड चल रहा है, लोग ये NRC का अपनी लिस्ट चेक करने आ रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट आया NRC का आसाम में। तो इसमें क्या देखा गया कि कम से कम कई लाख लोगों की मतलब सिटीजनशिप जाने पर खतरा है। सीरम इंस्टीट्यूट DGA से नोट दे दिया कि स्पुतनिक 5 डेवलप करेगा इंडिया के अंदर। फिर IANS आपका संध्यक जो है उसको मतलब डीकमीशन कर दिया गया है, 40 साल की उसने सर्विस दी है एक तरीके से। ये कौन सा व्हीकल था, ये व्हीकल था हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता था, ये समुद्र का सर्वे करता था एशिया, तो इसको डीकमीशन कर दिया गया INS, जो आपको याद रखना है, थोड़ा पढ़ लेना, ये आपके काम की है, फेक न्यूज़ करोगे तो मतलब कैंसिल PIL कर देगी। फिर आता है बाइडन एक्सपेंड, मतलब बाइडन ने एक लिस्ट जारी की है कि चाइना की फर्म्स हैं उनके ऑफ लिमिट, मतलब जो US के इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं चाइना की फर्म्स में, उस पर उन्होंने लिस्ट जारी किया, उसे बैन लगा दिया। तो ऐसे मतलब देश जो चाइना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चाइना की पॉलिसी की लिखने के लिए आएगा, मेंशन कर सकते हो चीज़ों में। RBI परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 1 लाख करोड़, परचेज किस में करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सा ऑपरेशन होता है, जो मैंने आपको क्वांटिटी टूल्स बताया, उसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कौन सा टूल होता है जिसमें RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद करता है, बेच करता है, उस वाले टूल से। तो आपको बता दें, RBI व्यू ऑन द क्रिप्टो करेंसी, अभी स्टे है, कोई बात नहीं किया, RBI देखेगा क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि 2020 के जो बजट में बताया गया था हमें, इंडिया एक अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा, RBI इसको देखेगा, तो उस सब चीज़ों पे RBI ने अभी कुछ बात नहीं की है, जो मीटिंग हुई थी। फिर हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर। वी स्टार्ट आवर बेसिक नोट रिलेटेड टू जो आर्सेनल है इंडियन नेवी के लिए। फर्स्ट जो फिफ्थ आपकी स्कॉर्पियन सबमराइन है, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 अलग है, 75I अलग है। जो उस पर नेम था, मतलब कि आपकी वगिड जो नेम है लॉन्च किया गया है उसे, मतलब मुंबई की जो भी आपका माजागांव डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड से। तो ठीक है, अबाउट वेग, ये क्या है, वेग क्या है, एक एक्सरेशन नेम है आफ्टर द सेंट फिश, ठीक है ना। ये डेडली डीप सी जो प्रेडिक्टर होता है इंडियन ओशन में, वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन दिसंबर 1773, वॉट डी कमीशन इन जून 2011 में। इट इज़ ए ट्रूली मतलब कि नॉटिकल ट्रेडिशन, मतलब कि ये सब रिफर न्यूज़ करके इसे द्वारा लॉन्च किया गया। इट इज़ रीबिल्ड विद द सुपीरियर स्टेइंग हेल्थ फ्यूचर के साथ, इसे मतलब रीबिल्ड किया गया, इसे पहले रशिया से लेके आया इंडिया में, से 1973 में रखा गया, 2001 में डीकमीशन किया गया, दोबारा इसे रिनोवेट किया गया, चीज़ों में अच्छी चीज़ें डेवलप की गई, फिर दोबारा से लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75I, ठीक है ना, आई आ जाएगा, देखो ये आई इज ए क्लास सबमराइन इज फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 75। जो 75I था, एक प्रोजेक्ट है सबमराइन डेवलप करने का, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 बनाया गया। इसमें आपकी आपकी कल वाली जो क्लास है सबमराइन है, उन्होंने इंडियन नेवी उसमें की जाएंगी 1990 में अराउंड में, कारगिल वॉर के टाइम पे, मतलब 3 डिकेड, अराउंड द टाइम ऑफ कारगिल वॉर 3 डिकेड प्लान टू टुक शेप इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमराइन। तो 30 साल बताया ना, एकदम 30-40 साल हो चुके हैं उस टाइम पे प्रोजेक्ट का चलाया गया था। इट इज़ नॉट टू सेपरेट सीरीज ऑफ सबमराइज में डेवलप की जाएंगी, एक तो मतलब प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 आया, इन्हें कोलोब्रेशन करके कि फॉरेन एंटिटीज़ के साथ, जैसे मैंने बताया था आपको, उनके साथ मिलके आपको 6 डीजल इलेक्ट्रिकल सबमराइन डेवलप की जाएंगी इंडियन नेवी में। इट ऑल्सो फ्यूचर एडवांस एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम इनके अंदर होगा, ये सारी चीज़ें। सबमराइन कमीशन टिल द डेट, सबमराइन अभी तक जो हमारे पास है, इंक्लूड आपकी कलवरी, आपकी खंदेई, आपकी खरंज आ गई, वेला क्लास आ गई, ठीक है ना, विच इज़ इंक्लूड वेला, वर्गी और वग शीर करके है। 2 सबमराइन ऑन ग्रोइंग है, 2 अभी की जो खंजर 28 सबमराइन होगी उसका सी ट्रायल चल रहा है,
जो फोर्थ सबमराइन है वेला हैज़ बीन मतलब कि कमीशन इन द सी ट्रायल उसका भी चल रहा है। 2 अंडर डेवलप है, एक ये लास्ट वाली जो है ये अंडर डेवलप है। ये किसके अंदर है? प्रोजेक्ट 75 के अंदर है। स्टडी की इंपॉर्टेंस क्यों रहता है सबमराइन का, आपको पता ही है कि ये प्रेजेंटेशन बढ़ रहा है चीज़ों में, फिर इन चीज़ों पे ध्यान देना है। न्यूक्लियर जो पावर है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमराइंस हैं, ये डिज़ाइन की गई हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर इनके पास है। और आपने देखा होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं जो सबमराइंस थी, मतलब जो नेवी थी, उसने पूरा कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इंडिया हैज़ द लेस नंबर ऑफ सबमराइन देन द रिक्वायर्ड, जितनी चाहिए उसके हिसाब से इंडिया के पास कम है। और कोई देखते हैं कोई न्यूज़ छूट गई है, अगर डिफेंस पढ़ लिया है हमने, 9 प्रोजेक्ट हमने प्रधानमंत्री की जो पढ़ लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी के जो प्रोजेक्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, वो देख चुके हैं, 9 मिशन जो है। फिर हम ये पढ़ चुके हैं, आर मॉनेटरी पॉलिसी हम कवर कर चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर चुके हैं, प्रोविडेंस 10 देख चुके हैं। तो इतने ही न्यूज़ है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके।